जय गुरु टू ऑल। हम लोग आज प्रॉपर्टी लॉ का 15th क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें क्वेश्चन है कि क्या एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है ना, वो अपने आप को कोई ट्रांसफर कर सकता है क्या, या फिर कोई अनबॉर्न पर्सन है तो उसको ट्रांसफर किया जा सकता है क्या। इसमें दो क्वेश्चन है, तो दोनों पार्ट हम लोग अलग अलग जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो चूंकि सेक्शन 5 ऑफ टीपी एक्ट ये एक जनरल रूल बताता है कि ट्रांसफर जो है वो इंटरवाइवोज होना चाहिए, मतलब ट्रांसफर जो है वो लिविंग पर्सन के बीच में होना चाहिए, है ना, जिंदा व्यक्ति। और लेकिन ये जो लिविंग पर्सन है इसमें जो है नेचुरल या ज्यूरिस्टिक पर्सन, मतलब कि हम लोग जो लीगल पर्सन पढ़े थे ज्यूरिस्प्रूडेंस में, उनको इंक्लूड किया गया है ना। हम कोई कंपनी को एसोसिएशन है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, वो यहाँ पे ये देखिए इनकॉर्पोरेटेड हो या फिर नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। दोनों ही स्थिति में कुछ लोगों का संघ टाइप का बना हुआ है तो उनको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर वो किसी पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसमें आइडल ऑफ गॉड, टेम्पल और कोर्ट, इन चीजों को एक्सक्लूड किया गया है। अब ये जो जनरल रूल है कि हम लिविंग पर्सन के बीच में ही प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर सकते हैं, इसके एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या है कि ट्रांसफर अपने आप को भी किया जा सकता है और दूसरा अनबॉर्न पर्सन को भी किया जा सकता है। अनबॉर्न क्या, जिस दिन हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं उस दिन जो ये अनबॉर्न पर्सन है वो जो है चाइल्ड जो है वो एग्जिस्टेंस में नहीं आया है। एग्जिस्टेंस में आना कब कहते हैं, जब वो जन्म ले लिया है, यानी कि ट्रांसफरिंग डेट पे ये चाइल्ड जो है वो बॉर्न नहीं हुआ है। तो ऐसे को कैसे हम ट्रांसफर करेंगे उस चीज को हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि अपने आप को ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए भी जो प्रोविजन है वो सेक्शन 5 में ही दिया हुआ है। यहाँ पे जो ये और टू हिमसेल्फ जो ये वर्ड यू आया है, ये अमेंडमेंट के थ्रू आया है। ये 1929 ईस्वी में अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके द्वारा ही इसको ऐड किया गया है। ये पहले नहीं था, है ना। उससे पहले जो है कोई अपने आप को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता था। इस अमेंडमेंट के बाद ये ट्रांसफ़र पॉसिबल हुआ है। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि वन कुड ट्रांसफ़र आइडर, वो ट्रांसफ़र कर सकता है या तो टू अनदर लिविंग पर्सन और पर्सन्स, है ना, कुछ जिंदा व्यक्ति को कर सकता है या व्यक्तियों को कर सकता है ना। एक जो हम लोग ट्रांसफर करते हैं ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही पर्सन को कर सकते हैं, मल्टीपल पर्सन को भी कर सकते हैं। एंड टू हिमसेल्फ एंड अनदर लिविंग पर्सन और हिमसेल्फ द पर्सन, मतलब कि या तो सिर्फ लिविंग पर्सन को हमने ट्रांसफर किया या फिर अपने आप को और प्लस एक या एक से अधिक पर्सन को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। ये आया ना क्लियर। डी डी इसको शुरू से फिर से समझाइए ना। ये वाला सेक्शन, हाँ, यहाँ से ही। पर्सन टू हिमसेल्फ मतलब अपने आप को ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, तो वो प्रोविजन सेक्शन 5 में है, ठीक है। तो ये जो और टू हिमसेल्फ है सेक्शन 5 में, जब हम लोग बेयर एक्ट देखेंगे तो वहाँ पे ये जो लिखा है, ये इसका एडिशन, ये ऐड जो है वो 1929 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको ऐड किया गया है, ठीक है। ये पहले नहीं था, तो इसलिए इससे पहले जो है कोई भी व्यक्ति अपने आप को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता था, है ना। तो अब इस अमेंडमेंट के बाद जो है कोई भी व्यक्ति या तो जो है लिविंग पर्सन,
है ना, और एक नहीं, एक से अधिक पर्सन को भी ट्रांसफ़र कर सकता है। जैसे ए व्यक्ति है तो वो जो है बी को, सी को, डी को एक साथ जो है वो कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। या अपने आप को प्लस अनदर लिविंग पर्सन, मतलब मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ तो मैं अपने आप को और प्लस तुम्हें भी ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। या फिर मैं अपने आप को ट्रांसफ़र किया और प्लस जो है 2-4 पर्सन और को ट्रांसफ़र किया, है ना, ऐसे करके हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फिर आगे देखेंगे अपने आप को ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। अभी तो हम लोग इतना जाने कि अपने आप को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन कैसे किया जा सकता है। तो ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू वन सेल्फ, मतलब अपने आप को, इज ऑर्डिनरी नॉट वैलिड। अगर जैसे कि अगर मैं पूजा रानी हूँ तो पूजा रानी को ही मतलब ट्रांसफ़र मैं नहीं कर सकती, मतलब मैं अपने आप को ट्रांसफ़र इन जनरल सेंस नहीं कर सकते, ठीक है। तो कर कैसे सकते हैं, तो अ पर्सन कैन नॉट ट्रांसफर अ राइट और इंटरेस्ट हिमसेल्फ इन सेम कैपेसिटी, मतलब एक ही कैपेसिटी में, मतलब मैं एक एज ए पर्सन हूँ तो मैं एज ए पर्सन अपने आप को ट्रांसफ़र जो है नहीं कर सकती। ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ प्रोविज़न है, तो वो कैसे करते हैं, तो वो है कि इसमें क्या है कि जो हम अपने आप को अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये तो ऑनरशिप तो चेंज हो ही नहीं रहा है ना। ट्रांसफ़र जो सेक्शन 5 में जो कन्वेंस एक वर्ड लिखा है, वो कन्वेंस का मतलब ही ये है कि जब तक ऑनरशिप का ट्रांसफ़र नहीं होता तब तक नो ट्रांसफ़र नो कन्वेंस माना जाता है, ठीक है। तो जैसे ही हम अपने आप को ट्रांसफ़र करते हैं, ये इसमें तो ऑनरशिप का जो ट्रांसफ़र हो ही नहीं रहा है। पहले भी हम ऑनर थे और अपने आप को अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके बाद भी हम ही ऑनर हो जाएंगे। तो ऑनरशिप का तो ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं, तो वो क्या है, ट्रांसफ़र के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसी को लिखा हुआ है कि ये फ्यूटाइल है ना, मीनिंगलेस है, क्योंकि ऑनरशिप चेंज नहीं हो रहा है। तो इसके लिए ट्रांसफ़र करने के लिए अपने आप को क्या है कि डिफरेंट लीगल कैपेसिटी होना चाहिए, है ना। डिफरेंट लीगल कैपेसिटी का क्या मतलब होता है, ये हम लोग आगे देखते हैं। जैसे कि प्रॉपर्टी जो है वो अपने आप को इस ढंग से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे कि ट्रस्ट बना करके, है ना। जैसे कि मुझे अपने आप को ट्रांसफ़र करना है तो क्या करेंगे कि हम एक ट्रस्ट बना लेंगे और उस ट्रस्ट में मैं अपने आप को एज ए ट्रस्टी जो है असाइन कर लूँगी, ठीक। और उसके बाद मैं एज ए प्राइवेट इंडिविजुअल, मैं एक पूजा रानी हूँ, मैं अपने आप अपने प्रॉपर्टी को किसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ, पूजा रानी को ही, लेकिन वो जो एक ट्रस्टी है उस ट्रस्ट का, ठीक है। या फिर एक ट्रस्टी है और वो खुद अपने प्राइवेट इंडिविजुअल को ट्रांसफर कर रहा है, तो कैपेसिटी डिफरेंट हो गया ना। एक तो इंडिविजुअल कैपेसिटी हो गया और दूसरा क्या हुआ, एक ट्रस्टी के रूप में उसका जो लीगल कैपेसिटी है वो है ना। तो वो अपने आप में एक से दूसरे कैपेसिटी में अपने आप को ही प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर सकता है ना। तो यही इस केस में जो है कहा भी गया है कि इफ अ पर्सन क्रिएट्स अ ट्रस्ट एंड अपॉइंट हिमसेल्फ टू बी द सोल ट्रस्टी, है ना, उस ट्रस्ट बना करके उसमें अपने आप को ट्रस्टी असाइन कर देगा, तब फिर प्रॉपर्टी को एज ए प्राइवेट इंडिविजुअल वो एज ए ट्रस्टी को ट्रांसफर कर सकता है ना यहाँ पे। और दूसरा एक ये है कि एक मैन मेक्स अ ट्रांसफर इन हिज कैपेसिटी एज एन एग्जीक्यूटर, है ना। एग्जीक्यूटर एक इसमें भी होता है आपका
आपका विल के रिलेटेड में भी एग्जीक्यूटर होता है, ठीक है। तो उस केस में भी जो है अपने आप को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो यहाँ पे उसी चीज को जो है समरी रूप में लिखा है कि एक कोई पर्सन है वो ट्रांसफर कर सकता है एक लीगल कैपेसिटी में, और फिर वो वही व्यक्ति अनदर लीगल कैपेसिटी में उस प्रॉपर्टी को रिसीव करता है। तो ऐसा ट्रांसफर जो है वो परमिसिबल है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ ये टू हिमसेल्फ वाला पोर्शन। तो किसी को कोई दिक्कत या आगे बढ़े? ये वाला लाइन फिर से रिपीट कीजिएगा तो इसको, द पर्सन ट्रांसफर इन वन लीगल कैपेसिटी। ये बोल रहा है कि वन लीगल कैपेसिटी में हम ट्रांसफर करें, है ना, और अनदर लीगल कैपेसिटी में उसको रिसीव कर ले। यानी कि हम जो है एज ए इंडिविजुअल मैं ट्रांसफर करूं और एज ए ट्रस्टी उसको रिसीव कर लूं, या फिर एज ए ट्रस्टी जो है ट्रांसफर करूं और एज ए प्राइवेट इंडिविजुअल हम उसको रिसीव कर ले। तो फिर क्या होगा, ऐसे ट्रांसफर जो है परमिसिबल है। क्लियर? बोलो क्लियर है, आगे बढ़े? हाँ जी क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट है ट्रांसफर टू अनबॉर्न चाइल्ड, है ना। ये हमारा सेक्शन 13 में दिया हुआ है। इसमें जो अनबॉर्न चाइल्ड है उसके बेनिफिट में हम जो है इंटरेस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस है। तो कंडीशंस क्या है वो हम लोग देखेंगे। और ये सेक्शन 13 का बेयर एक्ट का लैंग्वेज है, उसको हम एक जो है देख लेते हैं। तो यहाँ बोलेंगे वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ अ प्रॉपर्टी, है ना। प्रॉपर्टी का ट्रांसफर जब होता है तो एन इंटरेस्ट देयर इन इज क्रिएटेड, है ना। जो ट्रांसफर हो रहा है उस ट्रांसफर में एक इंटरेस्ट को क्रिएट किया गया है फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन। एक पर्सन के बेनिफिट के लिए एक इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है, किसमें? प्रॉपर्टी के ट्रांसफर करते समय। तो वो पर्सन कैसा है? तो नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द डेट ऑफ ट्रांसफर। ऐसे पर्सन के बेनिफिट के लिए इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है जो ट्रांसफर जिस दिन ट्रांसफर किया जा रहा है उस डेट पे वो एग्जिस्टेंस में नहीं है। यानी ऐसा पर्सन जो अभी जन्म ही नहीं लिया है ट्रांसफर के डेट में, सब्जेक्ट टू अ प्रायर इंटरेस्ट, तो उसको डायरेक्टली तो ट्रांसफर कर नहीं सकते। तो वो कंडीशन क्या है? तो कंडीशन ये है कि एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा। मतलब जो अनबॉर्न पर्सन है उसके लिए जो हम इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर में, उससे पहले एक और व्यक्ति को उससे पहले एक और इंटरेस्ट जो है क्रिएट करना पड़ेगा बाय द सेम ट्रांसफर। मतलब कि जिस ट्रांसफर में हमने इस अनबॉर्न पर्सन के लिए इंटरेस्ट क्रिएट किया है उसी ट्रांसफर में उसी डिड में हम लोग को एक उससे पहले एक और इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। वो क्या है कि और अगर जो है द इंटरेस्ट क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ सच पर्सन शैल नॉट टेक इफेक्ट, है ना। इस अनबॉर्न पर्सन के बेनिफिट के लिए जो हमने इंटरेस्ट क्रिएट किया ये तब तक इफेक्ट में नहीं आएगा जब तक कि इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट। एक तो जो है प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया गया, उस इंटरेस्ट क्रिएट करने के बाद जो ये अनबॉर्न पर्सन के फेवर में हमने इंटरेस्ट क्रिएट किया वो रिमेनिंग इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफरर इन द प्रॉपर्टी। मतलब ये जो प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया ये तो लिमिटेड इंटरेस्ट
इंटरेस्ट है या लाइफ इंटरेस्ट है, तो उसका ट्रांसफरर के पास जो भी इंटरेस्ट बाकी बचा रहता है, यानी एब्सोल्यूट ट्रांसफर तो उसने किया नहीं, तो वो जो एब्सोल्यूट ट्रांसफर है वो जब तक कि अनबॉर्न पर्सन को नहीं दे देता है, वो ये ट्रांसफर जो है वैलिड नहीं होगा। ये क्लियर हुआ? मतलब कि अनबॉर्न पर्सन को इंटरेस्ट क्रिएट करने से पहले उससे पहले एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा, और उस अनबॉर्न पर्सन को जो हम इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं वो हमेशा एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होगा। वो लिमिटेड इंटरेस्ट अगर है तो वो वॉइड होगा। ये वही बोल रहा है कि ऐसा इंटरेस्ट तब तक इफेक्ट में नहीं आएगा जब तक कि उसके फेवर में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ना क्रिएट किया जाए। ठीक है, तो इसमें जो है दो चीजें आई, एक तो प्रायर इंटरेस्ट और दूसरा यहाँ पे अनबॉर्न पर्सन के लिए एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। ठीक है, तो दोनों चीज को हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि अनबॉर्न चाइल्ड कहते किसको है ना। तो अनबॉर्न का मतलब होता है कि जो एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो इसमें दो चीजें आती है, एक तो जो कि मदर के वोम में है ना, जो कि मदर के वोम में आ चुका है, तो उसके लिए एक मैक्सिम भी है, इन वेंट्रे डे सा मियर। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ऐसा चाइल्ड जो कि मदर के वोम में है। और दूसरा अनबॉर्न का मतलब ये भी होता है कि अ चाइल्ड इवन नॉट कंसीव्ड, मतलब कि वो अभी तक मदर के वॉम में आया भी नहीं है, अभी मदर ने कंसीव भी नहीं किया है, ऐसे पर्सन को भी अनबॉर्न पर्सन के अंतर्गत रखा गया है ना। जैसे कि कोई व्यक्ति की अभी शादी ही नहीं हुई है, शादी ही नहीं हुई है तो वाइफ ही नहीं है, वाइफ नहीं है तो अभी उसके बच्चे भी नहीं है ना। तो हम जो है किसी वैसे अनमैरिड पर्सन के भी बच्चे को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो तो अभी मदर के वॉम में है नहीं, है ना, लेकिन वैसे पर्सन अनमैरिड पर्सन के भी बच्चे को हम के लिए भी हम इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रायर इंटरेस्ट। प्रायर इंटरेस्ट जो है वो क्या है कि अनबॉर्न पर्सन को जो हम इंटरेस्ट क्रिएट करने जा रहे हैं उससे पहले एक और इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा। क्यों? क्योंकि अनबॉर्न पर्सन को डायरेक्ट अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो वो अलाउड नहीं है, इनवैलिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जो है किसी अनबॉर्न पर्सन को मान लीजिए कि ए का बेटा है, ए की अभी शादी ही नहीं हुई, उसके बेटे को अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो आज हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं और ए तो अभी अनमैरिड है, वो शादी करेगा, उसके बच्चे होंगे, तो उस जब जन्म लेगा तो उसके जन्म लेने तक अभी से आज जो ट्रांसफ़र किए आज से लेकर के जो उसका बच्चा जन्म लेने वाला है, इस बीच में ऑनरशिप कहाँ रहेगा, है ना। तो वही लिखा है कि ऐसा इनवैलिड इसलिए है क्योंकि ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफरिंग डेट से लेकर के वो जो अनबॉर्न पर्सन जन्म लेगा, एग्जिस्टेंस में आएगा, इस बीच जो है ऑनरशिप क्या है अवेयंस में रहेगा, मतलब कि वो लटका रहेगा। ऑनरशिप किसी को उस प्रॉपर्टी का ऑनरशिप किसी के पास रहेगा ही नहीं इस बीच में, क्योंकि मैंने ट्रांसफ़र कर दिया तो ऑनरशिप तो मेरा चला गया, और जिसको ऑनरशिप मिलना है वो अभी जन्म ही नहीं लिया है, तो ऑनरशिप तो हवा में लटका रहेगा। तो ऐसा नहीं पॉसिबल है, तो इसीलिए ऐसे ट्रांसफ़र जो है इनवैलिड होते हैं। तो फिर क्या है कि ऐसे फॉर सच ड्यूरेशन, मतलब ट्रांसफ़र करने के डेट से लेकर के जब तक अनबॉर्न पर्सन जन्म नहीं ले लेता, इस ड्यूरेशन के लिए ऑनरशिप को
किसी ना किसी लिविंग पर्सन में इन्वेस्ट करना होगा, इसीलिए प्रायर इंटरेस्ट को क्रिएट किया जाता है ना। तो प्रायर इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट किया जाएगा बिफोर द क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। अनबॉर्न चाइल्ड के को जो हम इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं उससे पहले हमको एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा। अब ये प्रायर इंटरेस्ट जो है दो तरह से हम कर सकते हैं, एक तो ट्रस्ट बना के और दूसरा वेस्टिंग इंटरेस्ट इन सम लिविंग पर्सन्स। मतलब एक ट्रस्ट बना के, मतलब जैसे कि हमको किसी मान लीजिए अपने ही बच्चे को ट्रांसफर करना है, मैं भी अनमैरिड हूँ, तो मैंने क्या किया, एक ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट बना के अपने आप को ट्रस्टी बना कर करके मैंने जो है अपने आप को लाइफ इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है। और उसके बाद लिखा कि उसके बाद मेरे बच्चे को ट्रांसफर एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिल जाएगा, है ना। तो ये इस ढंग से कर सकते हैं, या फिर जो है वेस्टिंग इंटरेस्ट इन सब लिविंग पर्सन, ऐसा भी कर सकते हैं कि हम अभी ट्रांसफर करते हैं और हम अपने भाई को लाइफ इंटरेस्ट दे देते हैं और उसके बाद लिखते हैं कि भाई को लाइफ इंटरेस्ट देके और फिर जो है लिख दे कि अपने बच्चे को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट देते हैं, है ना। तो किसी लिविंग पर्सन को भी लाइफ इंटरेस्ट दे करके कर सकते हैं, या फिर एक ट्रस्ट बना के ट्रस्टी को जो है वहाँ पे बेनिफिट लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करके किसी के लिए और उसके बाद फिर अनबॉर्न को दे सकते हैं। तो दो तरीके हैं। तो दी उसका ऊपर वाले का थर्ड फोर्थ फिफ्थ पॉइंट समझा दीजिएगा। ये वाला हाँ ये है कि ऑनरशिप मस्ट वेस्टेड इन सम लिविंग पर्सन। मतलब यहाँ पे हमने देखा ना कि अगर किसी अनबॉर्न पर्सन को अगर हम ट्रांसफर करते हैं, तो आज हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो और मेरा ट्रांसफर तो चला, मेरा ऑनरशिप तो चला गया ना, ट्रांसफर हम आज कर रहे हैं तो, हाँ ठीक है। अब अनबॉर्न जिस भी अनबॉर्न पर्सन को हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो अभी पैदा लिया है नहीं लिया है ना, इसीलिए तो अनबॉर्न चाइल्ड उसको बोल रहे हैं। तो वो मान लो कि 5 साल बाद जन्मा, ठीक। तो अभी से लेके 5 साल बाद तक इस बीच ऑनरशिप किसके पास रहेगा उस प्रॉपर्टी का? कोई रहेगा ऑनर, उसका ऑनर? नहीं। तो यही जो है ऐसा नहीं हो सकता, ये सेकेंड पॉइंट यही बोल रहा है कि जो है ऑनरशिप जो है ना हवा में लटका रहेगा। तो ऐसे वो जो है इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऑनरशिप हवा में लटका रहे, उस किसी कोई एक प्रॉपर्टी है जिसका कि कोई ऑनर ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए वो जो है इनवैलिड ट्रांसफर है ना, डायरेक्ट ट्रांसफर इसलिए नहीं कर सकते। तो ये बोल रहा है कि उस ड्यूरेशन में, जैसे कि ये जो 5 साल है, ये 5 साल के लिए हम क्या करते हैं कि एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर देते हैं, उसका ऑनरशिप जो है किसी लाइफ इंटरेस्ट किसी को दे देते हैं, है ना। तो फिर उस समय के लिए वो ऑनर हो जाएगा, है ना। हाँ तो वही बोल रहा है कि प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया गया अनबॉर्न चाइल्ड के फेवर में करने से पहले। तो वो कैसे कर सकते हैं? तो एक ट्रस्ट बना के कर सकते हैं या किसी पर्सन को हम लाइफ इंटरेस्ट दे के कर सकते हैं। तो एक ट्रस्ट बना के कैसे कि ये मान लो एक ट्रस्ट बनाया और उस ट्रस्ट को प्रॉपर्टी हमने ट्रांसफर कर दिया और कहा कि जब मेरा बच्चा जन्म लेगा तब जो है उसको दे दीजिएगा, ठीक है। और दूसरा ये हो सकता है कि हमने भाई को ट्रांसफर कर दिया, उसको लाइफ इंटरेस्ट दे दिया और उसके लाइफ के बाद जो है अपने बच्चे को ट्रांसफर कर दिया। क्लियर? हाँ क्लियर। नेक्स्ट है कि ये जो प्रायर इंटरेस्ट है ना वो लाइफ इंटरेस्ट ही होना चाहिए, वो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, है ना। अगर हम किसी को ट्रांसफर कर देते हैं एब्सोल्यूट तो फिर उसी का प्रॉपर्टी हो जाएगा ना, फिर तो उसके आगे फिर उस प्रॉपर्टी
किसके पास जाएगी वो तो वो डिसाइड करेगा ना, हम डिसाइड करने वाले कौन होते हैं, है ना। तो उसको जो है लिमिटेड इंटरेस्ट हमेशा दिया जाना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब होता है कि गिविंग हिम ओनली द राइट ऑफ इंजॉयमेंट एंड पोजेशन, है ना। जो हम लाइफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, जिसको प्रायर इंटरेस्ट जिसके फेवर में क्रिएट कर रहे हैं, वो सिर्फ उस प्रॉपर्टी को इंजॉय करेगा और उस समय तक के लिए कब्जाधारी उसका बना रहेगा, है ना। सिर्फ इतना ही अधिकार है उसको, वो जो है उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता या किसी भी ढंग का ट्रांसफर नहीं कर सकता उसको, है ना। वो सिर्फ इंजॉय कर सकता है और उसको प्रिजर्व रखना होगा उस प्रॉपर्टी को। कैसे? तो लाइक अ ट्रस्टी ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम ऑन बिहाफ ऑफ अनबॉर्न पर्सन, क्योंकि उसको सिर्फ लाइफ इंटरेस्ट दिया गया है तो उसको प्रॉपर्टी को प्रिजर्व रखना है ट्रस्टी की तरह अपने जीवन काल में। किसके बिहाफ पे? उस अनबॉर्न पर्सन को, जिसके कि उसके बाद जिसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दिया गया है, जिस अनबॉर्न पर्सन को, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि जैसे ए जो है वो बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, ठीक है, इसको लाइफ इंटरेस्ट दिया है सिर्फ, ठीक है। अब इसके बाद लाइफ इंटरेस्ट के बाद जो सी है, सी कौन है? ये जो है मान लो कि ए का बेटा है, ठीक है, ए का कौन है? बेटा है। तो ये जो ट्रांसफर हो रही है, तो ये जो बीच में जो लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया गया, क्या ये एक ही पर्सन हो सकता है या फिर इस ढंग से कई सारे पर्सन हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि द नंबर ऑफ सक्सेसिव लाइफ इंटरेस्ट, ये मतलब जो लाइफ इंटरेस्ट है उसके यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पर्सन हो सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि नो लिमिट, है ना। द नंबर ऑफ सक्सेसिव लाइफ इंटरेस्ट क्रिएटेड इन फेवर ऑफ लिविंग पर्सन, इसमें कोई किसी नंबर का लिमिट नहीं है। यानी कि ए जो है वो बी को लाइफ इंटरेस्ट दिया, ठीक है, उसके बाद बी के मरने के बाद वो सी को लाइफ इंटरेस्ट दिया, उसके बाद जो है डी को लाइफ इंटरेस्ट दिया, उसके बाद जो है ई को लाइफ इंटरेस्ट दिया और उसके बाद फिर सी को लाइफ इंटरेस्ट दिया, जो कि ए का बेटा है, ठीक है। तो ये जो बी सी डी ई जो हुआ, इस ढंग से 1000 लोग भी हो सकते हैं, क्लियर। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि कितने पर्सन ये होने चाहिए। आफ्टर द डेथ ऑफ लास्ट लिविंग पर्सन हैविंग लाइफ इंटरेस्ट, द अनबॉर्न पर्सन मस्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस। अच्छा, इसको जो है समझते हैं हम लोग। ए जो है वो बी को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, लाइफ इंटरेस्ट दे रहा है, और उसके बाद जो सी है वो इसका बेटा है, ए का बेटा है, कोई भी अनबॉर्न पर्सन है, ठीक है, अनबॉर्न पर्सन है, उसको जो है ट्रांसफर किया, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है। तो ए जो है मान लो कि आज ट्रांसफर कर रहा है या और इसको बी को लाइफ इंटरेस्ट दे दिया, तो ये जो है अगले 10 साल तक ये जिंदा रहा, ठीक है। कितने दिन जिंदा रहा? 10 साल तक। तब तक सी पैदा ही नहीं लिया, ऐसा हो सकता है ना, सी तब तक पैदा ही नहीं लिया, क्या होगा? ओके, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। ए ने बी को लाइफ इंटरेस्ट दिया, उसके बाद सी को जो अनबॉर्न पर्सन है उसके लिए एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट किया, ठीक है। अब बी बेचारा 10 साल तक ही जी पाया, लेकिन तब तक जो है सी का जन्म ही नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर क्या होगा?
क्या तब तक नेक्स्ट लिविंग इंटरेस्ट बनेगा। क्या क्या नेक्स्ट किसी को लिविंग इंटरेस्ट बनाया जाएगा फिर। अब एक डीड में तो जो बना दिया गया अब उसके अनुसार इफेक्ट में आएगा ना। अब वो तो ट्रांसफर हो चुका। फिर से बोलिए तो भी क्या बोल रहा था। ए ने बी को लाइफ इंटरेस्ट दिया, ठीक है। उसके बाद फिर जो सी है वो अनबॉर्न पर्सन है, ठीक है, उसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि बी बेचारा लाइफ इंटरेस्ट था ना, ये 10 साल ही जिया, ट्रांसफरिंग डेट के बाद 10 साल ही जो है जिया, और तब तक सी का जन्म ही नहीं हुआ जिस अनबॉर्न पर्सन को। तो ए के पास वापस हो जाएगी प्रॉपर्टी। हाँ, ए को जो है वापस चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अब बी तो मर गया और सी जन्मा नहीं है, तो फिर होगा क्या उस प्रॉपर्टी का? ऑनरशिप तो किसी के पास रहा ही नहीं, तो क्या होगा कि सी के ए के पास वापस वो प्रॉपर्टी चला वापस आ जाएगा। जाएगी। मान लीजिए कि ए मर गया तब तक, ठीक है, तो फिर क्या तो होगा? उसके कोई सक्सेसिव होंगे ना। हाँ, ए का जो भी सक्सेसर होगा उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं कि आफ्टर द डेथ ऑफ लास्ट लिविंग पर्सन हैविंग लाइफ इंटरेस्ट द अनबॉर्न पर्सन कम इनटू एग्जिस्टेंस। अगर जो है यहाँ पे बात हो रही है कि मेनी पर्सन्स हो सकते हैं, जैसे कि ए ने इसको लाइफ इंटरेस्ट दिया बी को, फिर उसके बाद सी को दिया, उसके बाद फिर डी को दिया, डी के बाद फिर ई को दिया, और उसके बाद फिर ये अनबॉर्न पर्सन है एक्स, जो कि ए का बेटा है या जो भी व्यक्ति है अनबॉर्न पर्सन, उसको ट्रांसफर किया, है ना। तो ये वही बोल रहा है कि यहाँ पे जो लाइफ इंटरेस्ट है वो बी सी डी ई 4 लोगों को है। तो ये जो ई पर्सन है इसका ये मरने से पहले एक्स को जन्मना होगा। अगर एक्स नहीं जन्मता है ई के डेथ तक, तो ये प्रॉपर्टी ई के बाद कहाँ चला जाएगा? ए के पास, ए के पास। ठीक है। तो ये वही लिखा है कि आफ्टर द डेथ ऑफ लास्ट लिविंग पर्सन, है ना, जो लास्ट लिविंग पर्सन है, मतलब कि ई, जिसको कि लाइफ इंटरेस्ट दिया गया है, उसके पहले जो अनबॉर्न पर्सन है उसको एग्जिस्टेंस में आना होगा। नहीं तो जो वो अनबॉर्न पर्सन है उसको प्रॉपर्टी नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि ऑनरशिप जो है वो अवेंस में हवा में नहीं लटका रह सकता, वो फॉर अ मोमेंट, एक मोमेंट के लिए भी वेट नहीं कर सकता, है ना। ऑनरशिप किसी ना किसी के पास होना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा? प्रॉपर्टी जो है विल रिवर्ट टू द ट्रांसफरर और हिज हायर, है ना। ए को चला जाएगा या फिर एक ए मर चुका है तब तक, तो ए के हायर को चला जाएगा। ये वही बोल। तो ये उदाहरण के लिए जो है जो हमने अभी बात की वो वही है कि ए जो है लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करता है बी के लिए, फिर बी के डेथ के बाद सी के लिए, सी के डेथ के बाद डी के लिए, और डी के डेथ के बाद जो है ए का जो अनबॉर्न चाइल्ड है उसको ट्रांसफर करता है उसके एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। फिर जो है डी के डेथ तक अगर ए का जो बच्चा है अनबॉर्न चाइल्ड वो एग्जिस्टेंस में नहीं आता है तो ए को वापस चला जाएगा या उसके हायर को चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो ए क्रिएट जो लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है बी को और उसके बाद ए के सन को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ए का सन जैसे ही बर्थ लेगा उसका इंटरेस्ट जो है इमीडिएटली जो है उसको वेस्ट कर जाएगा, है ना। जैसे ही मतलब ये जो जैसे ही जन्म लेगा वैसे ही ये जो है ऑनरशिप जो है इसमें वेस्ट कर जाएगा जन्म लेने मात्र से, ठीक है। उसका डिसीजन ये हो सकता है ना ले पाए, अनबॉर्न चाइल्ड है तो जैसे ही जन्मा वैसे ही वो उसका मालिक तो बन गया,
लेकिन डिसीजन उसके बिहाफ पे उसका जो भी लीगल गार्जियन होंगे, नेचुरल गार्जियन होंगे, वो लेंगे जब तक कि वो मेजर नहीं हो जाता, है ना। तो ए के सन को जो है वो इंटरेस्ट तो वेस्ट कर गया जैसे ही जन्म लिया, लेकिन चूंकि ई जो है ए तो जैसे एक्स जैसे ही जन्मा उसको इंटरेस्ट उसके अंदर वेस्ट कर गया, लेकिन उसको उसका ऑनरशिप उसको मतलब कि उसको पोजीशन कब मिलेगा, जब ई का डेथ होगा, क्योंकि ई को लाइफ इंटरेस्ट दिया गया है ना। तो ई जब मरेगा तब एक्स को उसका पोजीशन मिल जाएगा, है ना। तो ये वही बोल रहा है कि जैसे ही ए के बच्चे का जन्म हुआ, इंटरेस्ट उसके अंदर जो है इमीडिएटली वेस्ट कर जाएगा, पर उसको पोजीशन कब मिलेगा, जब बी का डेथ होगा, क्योंकि बी को लाइफ इंटरेस्ट दिया हो गया है, तब तक उसको वेट करना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट है कि क्रिएशन ऑफ एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। जो ये अनबॉर्न चाइल्ड है उसके फेवर में जो इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है, ये हमेशा एब्सोल्यूट होना चाहिए। अगर ये जैसे कि ये ए किया, ए ने बी को लाइफ इंटरेस्ट दिया, फिर सी, फिर डी, फिर ई, ई के बाद फिर एक्स जो अनबॉर्न पर्सन है इसको भी सिर्फ 10 साल के लिए इंटरेस्ट दे दिया, या फिर जो है उसको सिर्फ लाइफ इंटरेस्ट दे दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा, ये ट्रांसफर वॉइड हो जाएगा, ठीक है। ये हमेशा एब्सोल्यूट ट्रांसफर होने चाहिए। तो वही बोल रहा है कि क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो अनबॉर्न पर्सन है उसके फेवर में जो इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है ये हमेशा ही एब्सोल्यूट होना चाहिए। लाइफ इंटरेस्ट दिए या फिर लिमिटेड इंटरेस्ट दिए, मान लीजिए 20 साल तक के लिए दिया, 50 साल के लिए दिया, तो वो जो है परमिसेबल नहीं है। अच्छा, अब ये देखिए इंग्लैंड में क्या होता है, इंग्लैंड का रूल क्या कहता है, उसमें रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटीज इस नाम से एक रूल है इंग्लैंड में। उसके अंतर्गत क्या होता है कि जैसे ए ट्रांसफर कर रहा है बी को, लाइफ इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है सी है जो कि अनबॉर्न पर्सन है, ठीक है। इंडिया में क्या है कि इसको लाइफ इंटरेस्ट दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते, है ना, हमने ऐसा देखा। तो लेकिन इंग्लैंड में ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। सी जो अनबॉर्न पर्सन है उसको भी हम लाइफ इंटरेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद फिर डी को हमने क्या किया, ये भी अनबॉर्न पर्सन है, ठीक है, डी भी जो है अनबॉर्न पर्सन है, और इसको फिर हमने जो है एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है। इसको हमने क्या किया, लाइफ इंटरेस्ट दिया, और डी को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दिया। तो इसी को रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटीज कहा गया है, कि मतलब इसमें जैसे इंडिया में हम अनबॉर्न पर्सन को लाइफ इंटरेस्ट नहीं दे सकते, लेकिन इंग्लैंड में दे सकते हैं, इसको लाइफ इंटरेस्ट दिया और फिर डी जो है अनदर अनबॉर्न पर्सन है उसको जो है एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दिए। अच्छा, ये बताइए कि क्या डी को भी लाइफ इंटरेस्ट दे सकते हैं क्या इंग्लैंड के अनुसार, नहीं दे सकते, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते कि सी अनबॉर्न पर्सन था लाइफ इंटरेस्ट दिए, फिर डी अनबॉर्न पर्सन था इसको लाइफ इंटरेस्ट दिए, फिर उसके बाद ई जो है, ई भी जो है अनबॉर्न पर्सन है और इसको फिर जो है हम एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दिए, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। ये सिर्फ एक ही अनबॉर्न पर्सन को हम लाइफ इंटरेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पे क्या हो गया कि दो दो अनबॉर्न पर्सन को लाइफ इंटरेस्ट दिए, उसके बाद फिर थर्ड अनबॉर्न पर्सन को हमने लाइफ इंटरेस्ट दिया, तो ये इनवैलिड है, ठीक है। सिर्फ एक ही अनबॉर्न पर्सन को हम लाइफ इंटरेस्ट दे सकते हैं। तो ये वही लिखा है, अ लाइफ इंटरेस्ट कैन बी क्रिएटेड इन फेवर ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड बट नॉट सब्सिक्वेंट टू दैट, है ना। सिर्फ एक लाइफ इंटरेस्ट दे सकते हैं अनबॉर्न चाइल्ड को, उसके सब्सिक्वेंट में नहीं दे सकते, मतलब दो अनबॉर्न चाइल्ड को लाइफ इंटरेस्ट नहीं दिया जा सकता। तो ये इलुस्ट्रेशन है एक, उसमें देख लेते हैं। ए ने
एक ट्रस्ट क्रिएट किया बी, और उसमें जो है बी को ट्रांसफर किया, है ना। वो जो है उसकी इंटेंडेड वाइफ थी, यानी कि ए अभी शादीशुदा नहीं था, ठीक है। ए जो है अभी अनमैरिड था। उसने ट्रस्ट बनाया, और ट्रस्ट बना के उसने पहले तो लाइफ इंटरेस्ट अपने आप को दिया, और उसके बाद क्या किया, बी को जो है, जो उसकी वाइफ, जो जिससे भी वो शादी करेगा, उसको लाइफ इंटरेस्ट दिया। उसके बाद अपने वाइफ को देने के बाद अपना जो बड़ा बेटा है ना, उसको लाइफ इंटरेस्ट दे दिया, और जो उसके बाद जो दूसरा सन उसका होगा, उसको एब्सोल्यूट ट्रांसफर किया। ये इस ढंग का है ना, कि ए ने बी के लिए जो है लाइफ इंटरेस्ट दिया, जो उसकी वाइफ थी। अपने आप को पहले लाइफ इंटरेस्ट दिया ट्रस्ट बना के, उसके बाद बी को लाइफ इंटरेस्ट दिया, उसके बाद जो सी है, जो उसका एल्डर सन है, वो भी तो अनबॉर्न ही है ना, तो उसको लाइफ इंटरेस्ट दिया। उसके बाद जो उसका डी, जो दूसरा आपका सन है, उसको जो है एब्सोल्यूट ट्रांसफर किया, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये ट्रांसफर वॉइड है। कैसे वॉइड है, कोई बता सकते हो क्या? ये वाला रूल तो इंग्लैंड में होता है ना, हाँ, यहाँ पे तो नहीं होता है ऐसा। हाँ, ये रूल जो है ना इंग्लैंड में है। हमारे यहाँ है कि एक ही लाइफ इंटरेस्ट दे सकते हैं, और उसने क्या किया, सॉरी, इसको इसको ना एब्सोल्यूट इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना। या उसने क्या किया कि हाँ। जो है सी को जो है लाइफ इंटरेस्ट दे दिया, तो ये सी के लिए ये ट्रांसफर वॉइड हो गया, ठीक। अच्छा, डी का क्या पोजीशन रहेगा, उसको तो एब्सोल्यूट ट्रांसफर किया, तो यहाँ पे डी का भी पोजीशन ये रहेगा कि चूंकि ये वाला ट्रांसफर वॉइड हुआ, इसलिए उसके सब्सिक्वेंट में, मतलब उसके बाद जो भी ट्रांसफर होंगे, वो सारे के सारे वॉइड हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए ना इसको मिलेगा इंटरेस्ट और ना ही इसको मिलेगा, ठीक है। दोनों ही ट्रांसफर जो है, दोनों के ही फेवर में जो इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है, वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये वही लिखा है कि क्रिएशन ऑफ लाइफ इंटरेस्ट टू एल्डेस्ट सन नॉट परमिटेड, वो जो है वॉइड हो जाएगा, क्योंकि लाइफ इंटरेस्ट दे दिया अनबॉर्न चाइल्ड को, इसलिए ट्रांसफर वॉइड हो गया। और सेकेंड सन को जो लाइफ एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दिया, तो वो भी जो है इफेक्ट में नहीं आ सकता, क्योंकि डिपेंडेंट ऑन वॉइड ट्रांसफर, क्योंकि इससे पहले का ट्रांसफर ही वॉइड हो गया, इसलिए ये वाला ट्रांसफर भी वॉइड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो है नेक्स्ट जो है सेक्शन 13 में जो हमने अभी ये अनबॉर्न चाइल्ड वाला पढ़ा, इसका एक्सटेंशन है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, जो कि सेक्शन 14 में दिया हुआ है। तो वो क्या कहता है, वो बोलता है कि वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली टू अनबॉर्न चाइल्ड cannot be postponed beyond the lifetime of last successive interest। मतलब ये चीज तो हमने अभी देखा ही ना, कि जैसे ए ने बी को लाइफ इंटरेस्ट दिया, उसके बाद सी को दिया, उसके बाद डी को दिया, उसके बाद ई को दिया, और उसके बाद फिर अपने किसी अनबॉर्न चाइल्ड को जो है दिया। तो जो ई है, उसका जो लाइफ है ना, उसके लाइफ के बाद जो है उसका ऑनरशिप जो है वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी को उसके बियॉन्ड में क्या कहते हैं, एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, है ना। कि मतलब कहने का मतलब ये कि जो बी को लाइफ इंटरेस्ट दिया गया, उससे पहले जो है सी को जन्म लेना होगा, है ना। अगर सी बी के मरने से पहले, यहाँ तो खैर वाइफ है तो कोई बात नहीं, तो उससे लाइफ के डेथ के पहले जो है सी को जन्मना ही होगा,
बी के डेथ के बाद तो सी का जन्म हो ही नहीं सकता, लेकिन एक जनरल समझिए कि कोई दूसरा कोई है, ठीक है, ए व्यक्ति है, उसने बी को लाइफ इंटरेस्ट दिया और उसके बाद सी जो है, मान लीजिए ए का सन है, उसको जो है लाइफ एब्सोल्यूट ट्रांसफर किया। तो बी के जन्म लेने बी के डेथ होने से पहले सी को जन्म लेना होगा। अगर सी नहीं जन्म लेता है तो वो प्रॉपर्टी ए को वापस चली जाती है। तो जो वेस्टिंग ऑफ द प्रॉपर्टी इन सी है, वो जो है बी के डेथ के बाद से ज्यादा जो है एक्सटेंड नहीं कर सकता, है ना, वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट, है ना, वो बियॉन्ड नहीं कर सकता डेथ के बाद, ठीक है। तो अनबॉर्न पर्सन टेक्स अ वेस्टेड इंटरेस्ट एट बर्थ इमीडिएटली। जैसे ही सी का जन्म होता है वैसे ही उस प्रॉपर्टी का वेस्टिंग इंटरेस्ट सी के अंदर आ जाता है। उस प्रॉपर्टी का जो ऑनरशिप है वो सी में वेस्ट कर जाएगा, लेकिन उसको पोजीशन कब मिलेगा? जब बी का डेथ हो जाएगा, है ना। ये हमने अभी पढ़ा कि बी के डेथ के बाद सी को पोजीशन मिलेगा, लेकिन वेस्टिंग इंटरेस्ट जो है जैसे ही सी जन्म लेगा उसमें इमीडिएटली जो है उसका वेस्ट, जैसे होता है जैसे ज्वाइंट प्रॉपर्टी में, जैसे ही मेरा जन्म हुआ पिताजी का जो प्रॉपर्टी है उसमें मेरा हम को पार्टनर बन गए उस प्रॉपर्टी का, है ना, मेरे अंदर उस प्रॉपर्टी का ऑनरशिप मुझे मेरे में वेस्ट कर गया। तो वो वही वाली बात है। तो उससे however the vesting of interest in his favor can be postponed until the attained full age, है ना। ये ज्यादा से ज्यादा कब तक जो है डिले किया जा सकता है कि सी जब मेजर हो जाए, है ना। ऐसा हम कर सकते हैं कि ए बी को लाइफ इंटरेस्ट दिया और सी को कब एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दिया? जब वो सी 18 साल का हो जाएगा, है ना। इससे ज्यादा नहीं कर सकते। अगर किसी ट्रांसफर में ए बी को लाइफ इंटरेस्ट देता है और उसके बाद बोलता है कि सी को पोजीशन तब मिले या उसको ऑनरशिप तब मिले जब वो 22 साल का हो जाएगा, तो ऐसा ट्रांसफर क्या होगा? ऐसा कंडीशन नहीं चलेगा। जैसे ही सी 18 साल का होगा, मान लीजिए डीड में लिखा भी है कि वो 22 साल का होगा तब उसको मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद सी जब 18 साल का हो जाएगा उसको पोजीशन मिल जाएगा। कुणाल, आपके तरफ से ना वो आवाज आ रही है, आप उसको, ठीक है। तो ये वही बोल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कहाँ तक डिले कर सकते हैं कि वो अनबॉर्न चाइल्ड 18 साल का हो जाए। तो यहाँ पे इलुस्ट्रेशन देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, इसी में बता दें। एक प्रॉपर्टी का ऑनर है, वो ट्रांसफर करता है, ठीक है। उसने किसको ट्रांसफर किया? ए को ट्रांसफर किया। एक लिविंग पर्सन है, उसके लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। ए का जब डेथ होता है तो प्रॉपर्टी कहाँ चला जाता है? बी को। बी को भी लाइफ इंटरेस्ट दिया गया। उसके बाद बी के डेथ के बाद बी का जो अनबॉर्न सन है ना, उसको ट्रांसफर जो है किया गया, और उसको जो अनबॉर्न सन है वो प्रॉपर्टी उसको कब मिलेगी? जब वो 18 साल का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक कोई व्यक्ति है एक्स नाम का, उसने ए को लाइफ इंटरेस्ट दिया, उसके बाद फिर ए के बाद जो है उसने बी को लाइफ इंटरेस्ट दिया, उसके बाद सी है जो कि कौन है? बी का बेटा, है ना, बी का जो है बेटा है, ठीक है, उसको दिया। लेकिन कब दिया? जब वो 18 साल का हो जाएगा। अब बताइए कि अब जो है बी, अगर बी के डेथ से पहले सी जो है 18 साल का नहीं होता है तो फिर क्या होगा? मान लो बी जो है
बी जब डेथ किया उस समय ये सी जो है 10 साल का ही है, फिर क्या होगा? सेम फिलॉसफी जो अभी हम लोग देखे थे। अब इसको प्रॉपर्टी मिली, एक्स के पास वापस चला जाएगा। हाँ, एक एक्स के पास वापस चला जाएगा क्योंकि सी को मिलना है 18 साल पे और 10 ही साल पे ये बी मर गया, तो अब ये 8 साल जो है प्रॉपर्टी का ऑनर कौन रहेगा? कोई नहीं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो ये प्रॉपर्टी जो है एक्स को चला जाएगा। ठीक है, तो ये वही बोल रहा है कि ए जो है 13 साल के लिए जो है जिंदा रहा, बी जो है 15 साल के लिए जिंदा रहा। अब अनबॉर्न पर्सन जो है वो बी के जस्ट पहले जन्मा, बी का जो डेथ हुआ उससे जस्ट पहले जन्मा, तो क्या हुआ कि उसका बेटा को तो प्रॉपर्टी तब मिलेगी जब वो 18 साल का होगा, तो ऑनरशिप तो जो है वो बी के डेथ के बाद, और उसका बेटा जो है वो मेजर जब तक नहीं होता तब तक तो ऑनरशिप हवा में लटका नहीं रहेगा, एवियंस में रहेगा नहीं, तो इसलिए ये ट्रांसफर वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो ट्रांसफर जो रहा, ये जो ट्रांसफर किया एक्स ने, एक्स के बाद वापस कब चला आएगा? 13 साल के लिए ये रहा और ये 15 साल के लिए जिंदा रहा, है ना, बी के ए के डेथ के बाद बी 15 साल और जिंदा रहा, तो अब जो है ये 13 + 15 33 साल के बाद ये प्रॉपर्टी फिर से वापस एक्स के पास चली जाएगी, वेट नहीं करेगा कि सी जो है मेजर हो जाए। ठीक है, इसलिए ट्रांसफर जो है वॉइड हुआ। इस ढंग से ये क्वेश्चन खत्म हुआ। थैंक यू टू ऑल। कोई दिक्कत नहीं? थैंक यू दी। नहीं कोई दिक्कत। ठीक है, अब हम लोग एमसीक्यू देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, किस सेक्शन में है? 14 बी। बी 14 में। 13 में तो अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफर है, को बेनिफिट क्रिएशन है। ठीक है, हम तो बी ही बोले दी, 14 ही तो बोले। 14 ही बोली दोबारा में ना, ये फर्स्ट टाइम ही? नहीं पहले। अच्छा अच्छा, पहले ही। चलो ठीक है, सॉरी मेरे को सुनने में गड़बड़ी हुई, हमको लगा 13 बोली। If a person is transferred, sorry, if a property is transferred with the condition that an interest created for the benefit of transferee shall cease on his becoming insolvent, such a condition is void under which of the section? अच्छा, ये बोल रहा है कि कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है इस कंडीशन के साथ कि वो जो ट्रांसफरी को जो ट्रांसफर कर रहा है ना, वो अगर इंसॉल्वेंट हो जाए, मतलब कि दिवालिया हो जाए, तो ये ऐसा कंडीशन जो है ना वॉइड है। जैसे हम किसी को ट्रांसफर किए और बोले कि ये ट्रांसफर ना तभी तक वैलिड रहेगा अगर जो है रिवोक का ऑप्शन होता है ना, उसमें कंडीशनल ट्रांसफर होते हैं ना, तो ये कंडीशनल ट्रांसफर किया कि वो जब दिवालिया हो जाएगा ना, तो उसका प्रॉपर्टी, मतलब ये प्रॉपर्टी मेरे को वापस चला आएगा, तो ऐसा कंडीशन वॉइड होता है। तो ऐसा कंडीशन जो वॉइड होता है तो वो किस सेक्शन के आधार पे, ये पूछ रहा है। पता तो नहीं है। सेक्शन 10। हाँ, सेक्शन 10 कल देखे भी थे। सेक्शन 10 में बहुत सारे कंडीशन वैलिड है या नहीं है वो बताता है। ओके, नेक्स्ट है आपका अनबॉर्न चाइल्ड के बेनिफिट के लिए ट्रांसफर किस सेक्शन में है? सेक्शन 14 ना। 14 में तो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी है ना।
13 13 13 13 में अनबॉर्न चाइल्ड है और उसी का एक्सटेंशन जो है वो 14 में है। 14 है ना? ये क्लियर है ना? 13 14 में क्या अंतर है? 13 ने बोला कि हाँ, ठीक है हाँ। मरने के बाद जो है उसको मिल जाएगा और 14 ने कहा कि ठीक है जो अनबॉर्न पर्सन है ना उसको ज्यादा से ज्यादा 18 साल तक और डिले कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। बस इतना ही अंतर है। अनबॉर्न पर्सन एक्वायर्स वेस्टेड इंटरेस्ट ऑन द प्रॉपर्टी कब होता है? इमीडिएटली ऑन Immediately on birth. What is not a condition on precedent for creation of an interest in favor। अच्छा, अनबॉर्न पर्सन का जो के फेवर में जो इंटरेस्ट क्रिएशन हो रहा है उससे पहले एक इंटरेस्ट क्रिएट क्यों होता है, तो वो कंडीशन कौन सा नहीं है वो देखना है। तो प्रायर इंटरेस्ट शुड बी क्रिएटेड इन द सेम ट्रांसफर, है ना? ये तो सही है। सेम ट्रांसफर में प्रायर इंटरेस्ट जो है क्रिएट करना होगा, है ना? तो होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट, है ना, यानी कि एब्सोल्यूट ट्रांसफर करना होगा उस अनबॉर्न चाइल्ड को। ठीक है। प्रायर इंटरेस्ट शुड बी लाइफ इंटरेस्ट। ठीक है। चौथा है प्रायर इंटरेस्ट शुड बी क्रिएटेड बिफोर ट्रांसफरिंग द रिमेनिंग इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। ये बोल रहा है कि जो अनबॉर्न चाइल्ड है उसके फेवर में जो इंटरेस्ट क्रिएशन हो रहा है उससे पहले जो है प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा। इसका सी होगा क्या दी? प्रायर प्रायर इंटरेस्ट हाँ, ये लग रहा है मतलब कि जो है ना लाइफ इंटरेस्ट के अलावा भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए एक बार कंफर्म कर लेते हैं 149 का सी है। हाँ, मतलब ये जो है करेक्ट नहीं है। मतलब कि अगर हमको पता है कि फलाना व्यक्ति ऑलरेडी अनबॉर्न चाइल्ड मदर के वॉर्म में है तो वो कितना दिन समय लेगा। मान लीजिए कि अभी कंसीव का पता चला है तो ठीक है 8-9 महीने जो है और लेगा। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को या उसके पिताजी को ही या उसके माँ को हम जो है लाइफ इंटरेस्ट ना दे के हम जो है ना दे दे कि 2 साल के लिए जो है आपके पास रहेगा, उसके बाद जो है एब्सोल्यूट इंटरेस्ट आपके बच्चे को मिल जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्या, है ना? ये बोल रहा है कि प्रायर इंटरेस्ट जो है हमेशा लाइफ इंटरेस्ट ही नहीं हो सकता है ना? वो कुछ समय के लिए भी हो सकता है, लिमिटेड पीरियड के लिए भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न डायरेक्टली इज, है ना? अगर किसी अनबॉर्न पर्सन को डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं तो क्या होता है? void void। अच्छा, स्पेस सक्सेसनिस का क्या मतलब होता है? बी mere right of re-entry for brief transfer। ये नाम से भी पकड़ो, सक्सेसनिस, सक्सेशन। भूल गई, सेक्शन 6 में हम लोग पढ़े थे ना, सेक्शन 6 का ए। इसमें उसमें 3 चीजें थी। एक तो ये था कि पिताजी से जो हमको प्रॉपर्टी मिलने वाली है ना, और दूसरा था कि जो है किसी संबंधी से विल के थ्रू हमारे को मिल सकता है, वो था। और तीसरा था कि कोई लाइक नेचर का, मतलब इसी नेचर का, जैसे कि हम क्या कहते हैं लॉटरी जीतेंगे कि नहीं, है ना? तब लॉटरी तो जीत भी सकते हैं, नहीं भी जीत सकते हैं। तो हम अब जीते नहीं हैं और उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना? तो ये सारी चीजें जो है क्या है कि नॉन ट्रांसफरेबल है ना? तो स्पेस सक्सेसनिस का मतलब उसमें से एक ही यहाँ पे लिखा है, इसका 3 मतलब इसके अंतर्गत 3 आते हैं। ठीक है। अच्छा, अनबॉर्न चाइल्ड जो है ये तो सेम क्वेश्चन हो गया रिपीटेड से। अनबॉर्न चाइल्ड को कब वेस्टेड इंटरेस्ट कब मिल जाता है? अपॉन हिज बर्थ।
अपॉन हिज बर्थ। ये ट्रांसफर जो है अनबॉर्न चाइल्ड को हो सकता है क्या? हाँ, नहीं ना, उनके किसी को गार्जियन बना के तो कर सकते ये हैं। लिखा तो है, मशीनरी ये हो जाएगा ना। इट्स बाय मशीनरी ऑफ ट्रस्ट। हाँ, ट्रस्ट बना के कर सकते हैं ना। देख लेते हाँ। हैं। Guardian had got to be appointed first. वही तो, किसी को गार्जियन बनाएंगे तभी ना करेंगे। सॉरी सॉरी, हम कोई और देखने लगे। गार्जियन हैज गॉट टू बी अपॉइंटेड फर्स्ट। गलत डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं नॉन पर्सन? ये उठा दिया। 203 डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, वही तो लिखा है कि बाय मशीनरी ऑफ ट्रस्ट। तो फिर ये क्या, गार्जियन हैज गॉट द बी अपॉइंटेड फर्स्ट? मतलब ये बोल रहा है कि हम जो ये लाइफ इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है कि हम किसी अच्छा अच्छा। अनबॉर्न पर्सन को कर रहे हैं और उसके गार्जियन को फिलहाल हम जो है उसका गार्जियन मतलब उस प्रॉपर्टी का गार्जियन जो है वो अपॉइंट कर दिए। ये ऐसा कुछ बोल रहा है। 203 का ए होगा, ठीक है। मशीनरी ऑफ ट्रस्ट। हमने देखा ना कि या तो ट्रस्ट बना के कर सकते हैं या फिर किसी लिविंग पर्सन को प्रायर इंटरेस्ट दे दिए, ऐसा कर सकते हैं ना। दो तरीके से हम प्रायर इंटरेस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बच्चा जब जन्मा ही नहीं है तो गार्जियन किस बात का? क्या है? कहा जाता है ना कि बच्चे के जन्म से पापा का जन्म होता है। अब बच्चा है ही नहीं तो पापा किस बात का? तो ये वही वाली बात हो गई। तो अब क्या बोल रहे थे आप? फिल्मी डायलॉग नहीं है कि बेटे का जन्म पापा का जन्म तब होता है जब बेटे का जन्म होता है। हाँ, जो भी है ठीक है। चलो ये अपॉन हिज बर्थ। हाँ, ये रिपीटेड क्वेश्चन था। अच्छा, बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन कैसे हो सकता है? क्रिएशन ऑफ प्रायर इंटरेस्ट, ठीक है, ऑफ अ लिविंग पर्सन फॉर एनी पीरियड, ठीक है। ये वही वाली बात है कि लाइफ इंटरेस्ट ही हो, कोई जरूरी नहीं है। अभी बोल रहा है कि डायरेक्टली वेस्टिंग, तो ये तो नहीं टू चलेगा। द अनबॉर्न पर्सन क्रिएशन नहीं ऑफ होगा। प्रायर इंटरेस्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन टिल द एग्जिस्टेंस ऑफ अनबॉर्न पर्सन, यही होगा। टू अनबॉर्न पर्सन और टू लिविंग पर्सन। यही लग रहा है अभी। सी लिखा है, सी लिया, ठीक है। मतलब अनबॉर्न पर्सन के जन्मने से पहले जो है एक लिविंग पर्सन को हम प्रायर इंटरेस्ट दे रहे हैं। अच्छा, फॉर एनी पीरियड, ये यहाँ पे ये टिल द एग्जिस्ट, क्या बोलो? देखिए टिल द एग्जिस्टेंस ऑफ अनबॉर्न पर्सन है ना। हाँ, ये वाला सही है। अच्छा, एक और इसका एक लाइफ इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन था, दूसरा देखते हैं। और जाने दीजिए जो गया सो। 149 का सीखी है, चलो ठीक है। लेकिन फिर ये तो कंट्री हो गया यार, यहाँ पे कुछ बोल रहा है, यहाँ पे लाइफ इंटरेस्ट। अच्छा, नॉट अ कंडीशन, मतलब ये द लाइफ इंटरेस्ट ही कंडीशन होना नहीं है वो। चाहिए, लाइफ इंटरेस्ट भी ही होना प्रायर चाहिए, इंटरेस्ट ऐसा कंडीशन नहीं है। मतलब पूरी उसको लाइफ, लिमिटेड इंटरेस्ट भी दे हाँ सकते हैं, द लिमिटेड पीरियड का इंटरेस्ट, मतलब 10 साल पूरी के लाइफ बाद। के लिए जरूरी नहीं है। ट्रांस इसमें मेरे को कुछ टिल द एग्जिस्टेंस ऑफ,
Okay, in favor of unborn person, when such person requires interest in the property. अच्छा, same question. Okay. On birth. For creating an interest in favor of कौन सा essential है? ठीक है, creation of prior interest in favor of living person. ठीक है, Living a person. born person must be born before the termination of last prior interest. ये भी ठीक है ना, जो लास्ट इंटरेस्ट लाइफ इंटरेस्ट है उससे पहले तब हो अनबॉर्न जाएगा। चाइल्ड को जन्म लेना पड़ेगा। Absolute interest is to be given अनबॉर्न को जो है to one एब्सोल्यूट person. इंटरेस्ट देना। All of the above. A transfer cannot be made directly to unborn person. ये सही है गलत है या क्या है? Yes, सही है। सही है, डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकते। अच्छा, सेक्शन 14 क्या कहता है? रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। ए ये क्या बोल रहा है? ए जो है बी को ट्रांसफर कर रहा है फॉर लाइफ, ठीक है, उसके बाद अपने अनबॉर्न चाइल्ड को फॉर लाइफ ट्रांसफर कर रहा है। तो ये ट्रांसफर जो अनबॉर्न बेटा को कर रहा है ये कैसा वॉइड है ना? वॉइड हो जाएगा, वॉइड क्योंकि लाइफ इंटरेस्ट दे रहा है। अच्छा, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया। चलो, ये भी सेम क्वेश्चन, ये ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है भाई। अच्छा, अनबॉर्न पर्सन एक्वायर्स वेस्टेड इंटरेस्ट ऑन ट्रांसफर ऑफ हिज बेनिफिट। सेम क्वेश्चन है, बस घुमा के पूछ रहा है। बोलो कब मिलेगा उसको इंटरेस्ट? अनबॉर्न पर्सन None of the None of the above. नन ऑफ द अबव। तो अनवर्ती मिल जाता है उसको। अच्छा, सेक्शन 21 क्या है? Section 20 contingent interest. हाँ, वेस्टेड इंटरेस्ट कहाँ है? 19. सही। अच्छा, ये देखिए, ये मैच कराने वाला है। अब ये पहला ऑप्शन है सेक्शन 18। हाँ, ये ट्रांसफर ऑफ परपेचुइटी किसमें है? 14। अरे भाई, इसमें तो नहीं, वो तो रूल्स अगेंस्ट परपेचुइटी। ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर इन Transfer in पढ़े ही नहीं। क्या कर रहा है? शाश्वतता, मतलब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? शाश्वत ट्रांसफर। क्या बोलते हैं? शाश्वत में शाश्वत कैसा? मतलब लाइफ लॉन्ग के लिए बोल सकते हो। अच्छा, तो क्लास में इस पे डिस्कस भी हुआ ना, परपेचुइटी का मतलब क्या होता है कि मतलब लाइफ इंटरेस्ट होता है। आज नहीं हुआ था डिस्कस? हाँ हुआ था। हमको थोड़ा भी याद नहीं है। क्लास में नहीं थी क्या? लेकिन कब हुआ था? अच्छा, ये देखिए 20 जो है सेक्शन 20 है, व्हेन अनबॉर्न पर्सन एक्वायर्स वेस्टेड इंटरेस्ट ऑन ट्रांसफर फॉर हिज बेनिफिट, ये है। 18 है ट्रांसफर इन परपेचुइटी, अच्छा, फॉर बेनिफिट ऑफ पब्लिक। ठीक है, ये 18 होगा। 2 1 4 3 इसका आंसर होगा तब तो। हाँ, ये यानी बी नंबर आंसर। हाँ, ये एक ही में आंसर आ गया ना। चलिए ठीक है। अच्छा, ये वाला क्या है? वेस्टेड इंटरेस्ट। ये तो अनबॉर्न पर्सन वेस्टेड इंटरेस्ट, ये तो इसमें आ गया ना दी। ये 20 में है, सेक्शन 20 ना। हाँ, when वही तो unborn सेक्शन 20 person acquires vested interest on transfer of his benefit, ठीक है। बेनिफिट। अच्छा, हम लोग जो अभी तक इतनी बार पढ़ रहे हैं कि इमीडिएटली वेस्ट कर जाता है, वो इसमें दिया हुआ है सेक्शन 20 में।
हाँ ठीक है, ऑस्टेंसिबल ऑनर किसमें है? 41 में। ये आपका हो जाएगा सेक्शन 41। और ये 44 हो जाएगा, नहीं ट्रांसफर बाय दी, को ऑनर। हाँ 41 में है ना। तो अगर ये 44 होगा, नहीं नहीं, ये हाँ हाँ ठीक 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 है, हाँ 44। 41 है, हो गया ये, और ये 44 को ऑनर। हाँ तो बी आंसर हो जाएगा 2143। कूपर वर्सेस कूपर किससे कनेक्टेड है? नहीं पता दी ये केस, ये अक्सर डॉक्ट्रिन ऑफ आता है, इलेक्शन तो नहीं होगा। ये केस ना अक्सर आता है, फेमस केस है ये। भूल जाते हैं। कोफर बनाम कूपर, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। हाँ इसी से है। हाँ। अच्छा अच्छा, गिफ्ट इन फेवर ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। वॉइड। हाँ, इसके लिए भी तो प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा ना। हम्म, हाँ ठीक है, जैसे ट्रांसफर। अच्छा ये वहाँ तो ट्रांसफर वर्ड आया है ना, तो ट्रांसफर वर्ड अगर तो में तो सब कुछ ही आ जाता है ना। हाँ, अगर बच्चा जन्म ले लेता है तब वो वैलिड हो जाएगा। हाँ, किसी बच्चे को दे सकती हो, वो गार्जियन उसका संभाल करेगा। ठीक है, जन्म ले लिया है तब तो कोई बात नहीं है, जन्म नहीं लिया है तो प्रायर इंटरेस्ट देना होगा। अच्छा, ए डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ अनबॉर्न कैन नॉट बी डन। एब्सोल्युटली ट्रू। डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्या बोली? बी एब्सोल्युटली ट्रू। ट्रू। हाँ एब्सोल्युटली ट्रू। नेक्स्ट है, और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, regarding being had to the provision mark which of the following। अच्छा, कौन सा करेक्ट नहीं है? ठीक है, a transfer of property may be made without writing in every case in which a writing is not expressly required by law। जहाँ की लॉ ये बोल रहा है कि नहीं भी एक्सप्रेसली लिखा होना चाहिए, वहां पे यही लग रहा है करेक्ट नहीं है। राइटिंग इज नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड बाय लॉ, है ना। ये बोल रहा है कि राइटिंग जो है वो जरूरी नहीं है ना, तो फिर क्यों जो है लॉ के द्वारा ये एक्सप्रेस। भी मेड विदाउट राइटिंग, है ना। जहाँ लिखा हुआ है कि राइटिंग जरूरी नहीं है, वहाँ विदाउट राइटिंग जो है प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो सकता है। जैसे कि आज हमने देखा ना कि लीज जो है वो ऑरल हो सकता है प्लस पोजेशन दे करके, तो फिर हम क्या करते हैं, ऑरल ट्रांसफर कर सकते हैं। ये यही तो बोल रहा है कि जो लॉ जहाँ पे नहीं बोल रहा है तो वहाँ पे नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है बी भी सही है, सी क्या है, कैन नॉट ट्रांसफर टू बी भी अनबॉर्न, सही है, ये भी ठीक है। बट हाँ ठीक। ये हु एक्सेप्ट, हाँ डीड को अगर कोई एक्सेप्ट करता है तो उसको उस इंस्ट्रूमेंट के होल कंटेंट को एक्सेप्ट करना होगा, है ना। कंफर्मिंग टू ऑल इट्स प्रोविजन, रिनाउंसिंग एवरी राइट इनकंसिस्टेंट विथ इट। कोई राइट सब सही है। सब सही है। ये नॉन ऑफ द हाँ एबव सब होगा। सही है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, सही है भाई। और इस ढंग से जो है हमारा एमसीक्यू समाप्त हुआ, इतना ही था।